ओके, अब बताता हूं। मान लो एक संगठन है जिसका काम क्या है, संगठन छोड़ दो, पार्लियामेंट लेते हैं, संसद। संसद का क्या काम है? कानून बनाना, है ना? यस। ये क्या है? लाइन एजेंसी है, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? कानून बनाना। लेकिन कैबिनेट वो होती है, पार्लियामेंट्री कमिटीज का नाम सुना है? यस, कैबिनेट किसी भी मंत्री। जो लॉ मेकिंग एक्सरसाइज होती है उसमें असिस्ट करती है पार्लियामेंट्री कमिटीज। पार्लियामेंट्री कमिटीज असिस्ट कर रही है, एडवाइस कर रही है तो पार्लियामेंट को, उसके समय को बचा रही है, उसके काम में ज्यादा दखलंदाजी न हो, इसके लिए, उसका काम आसानी से पूरा हो जाए, इसके लिए लाइन एजेंसी पार्लियामेंट है। और जो पार्लियामेंट्री कमिटीज है वो क्या है? स्टाफ एजेंसीज है। एग्जाम्पल प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव है, लाइन एजेंसी है, उनका प्रिंसिपल रोल क्या है? एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो देश का, सब कुछ उसमें है, वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है जनता के लिए। लेकिन उसके कामों को सहयोग करने के लिए पीछे जो बैकग्राउंड है, जो लोग हैं, वो स्टाफ एजेंसी है। जैसे पीएमओ, उनके सेक्रेटरीज, प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं, जो प्रधानमंत्री के निजी सचिव हैं, I don't know who is right now, नृपेंद्र जी was there। तो ये लोग जो हैं, ये लोग क्या हैं? स्टाफ एजेंसी हैं, लाइन एजेंसी खुद प्रधानमंत्री है। बेसिक डिफरेंस है कि प्राइमरी फंक्शन किसी ऑर्गेनाइजेशन का, डायरेक्ट फंक्शन किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने का दायित्व जिसके पास है वो प्राइमरी एजेंसी है, यानी कि लाइन एजेंसी है। और उस काम में उसके सहयोग करने के लिए जितने लोग हैं वह स्टाफ एजेंसीज हैं। एग्जाम्पल, मैं ये कोर्स करवा रहा हूं आप लोगों को, मैं कोर्स इंस्ट्रक्टर हूं, मेरे साथ मैं लाइन एजेंसी हूं, क्योंकि एग्जैक्टली आई हैव टेकन दिस इनिशिएटिव, मुझे ये कोर्स कराना है आप लोगों तक इसमें। लेकिन मेरे साथ, मेरे बैकग्राउंड में बहुत लोग काम कर रहे हैं, चाहे पीपीटी बनाने में हो, क्वेश्चन पेपर बनाने में हो, आंसर शीट्स बनाने में हो, लेकिन वो बैकग्राउंड में है, आप लोग नाम भी उनका नहीं जानते हो, तो वो लोग स्टाफ एजेंसी के अंदर आ जाएंगे। स्टाफ एजेंसी डायरेक्टली सामने नहीं दिखता है, जबकि लाइन एजेंसी सामने दिखता है। आई एम रिस्पॉन्सिबल, कोई क्वेश्चन गलत होगा तो आप लोग किसको पकड़ोगे? हमको पकड़ोगे, भैया गलत बता रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हो। लेकिन मेरी जो कंटेंट मटेरियल बना रहे हैं, हमारी टीम बना रही है। तो अब मुझे लगता है आपको समझ में आया लाइन और स्टाफ का क्या अंतर है। पीएमओ हो, कैबिनेट। एक क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टाफ एजेंसी का काम नहीं है? ठीक है, योजना, सलाह, परामर्श, लक्ष्य प्राप्ति। क्या क्या है सर? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्टाफ एजेंसियों का काम नहीं है? ठीक है, फर्स्ट है योजना, सेकंड है सलाह, तीसरा है परामर्श, चौथा है लक्ष्य प्राप्ति। लक्ष्य प्राप्ति। ऐसा है, सलाह देना काम किसका है? एडवाइजरी रोल, अभी हमने उसका बताया एग्जाम्पल ना, एक मिनट हो गया, किसका एग्जाम्पल दिया? मुने का। मुने ने क्या क्या कहा? मुने ने कहा इंफॉर्मेशन देना, एडवाइस देना, सुपरवाइज करना किसका काम है? स्टाफ एजेंसी का काम है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए कौन जिम्मेदार है? लाइन एजेंसी। मैं जिम्मेदार हूं कि हमको भाई क्लास खत्म करना है, टाइम पे पढ़ाना है आप लोगों को। यस सर। इसके लिए बैकग्राउंड जिम्मेदार तो नहीं होगा। प्लानिंग में भी कौन सहयोग करती है? नीति आयोग करती है। अब एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, नीति आयोग भारत में कब से स्टार्ट हुआ? डेट बताओ, एग्जाम में पूछेगा। 1 जनवरी 2015 सर। वाह रामचरण जी। नीति आयोग में कितने लोग हैं, कैसे, और कौन लोग हैं, ये भी बता दो आप लोग। पीएम अध्यक्ष हैं, उसके बाद उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सीईओ हैं अमिताभ कांत। अच्छा जी, सीईओ अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत। वाइस चेयरमैन कौन है? ये सब एग्जाम में पूछेंगे, अगर करंट अफेयर आया राजीव कुमार। नीति आयोग से आ जाएगा। अगर आएगा पीएमओ क्या है तो बता दोगे ना, लाइन एजेंसी है, यही बताओगे ना? हाँ जी, स्टाफ। स्टाफ है तो स्टाफ बताना है, कैबिनेट सेक्रेटरीट को स्टाफ बताना है, नीति आयोग को स्टाफ बताना है, जो लोग प्लानिंग में मदद कर रहे हैं
स्टाफ एडवाइस करने में मदद कर रहे हैं, स्टाफ जो लोग कुछ सजेशन कर रहे हैं, स्टाफ जो लोग उस पर इंप्लीमेंट करने में सहयोग कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, वो स्टाफ। स्टाफ 3 तरह के होते हैं। पहला जनरल स्टाफ जो हर काम को देखता है, दूसरा टेक्निकल, जैसे प्रधानमंत्री के वो आर्थिक मुद्दों पे कुछ आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रम के बारे में एडवाइस करने का काम इकोनॉमिस्ट का है, तो ऐसे एक्सपर्ट जो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे हैं वो उनको हेल्प करेंगे। तो वो कौन से स्टाफ होंगे? टेक्निकल स्टाफ। ठीक है। अब हेल्थ के इशू पे प्रधानमंत्री को कुछ बोलना है, भाषण देना है, तो वो किससे सलाह लेंगे? जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, ये टेक्निकल स्टाफ होते हैं। तीसरी होती है जिसको ऑक्सिलरी स्टाफ कहते हैं। ये ऐसे स्टाफ होते हैं जो सारा संसाधन हो, प्रधानमंत्री कार्यालय में सारा सिस्टम ठीक हो, कंप्यूटर ठीक हो, लैपटॉप ठीक हो, वहां पे सीसीटीवी ठीक से लगा है कि नहीं, प्रधानमंत्री कार्यालय में कितने लोगों की जरूरत है, इसकी रिक्रूटमेंट कौन करेगा, ये सब ऑक्सिलरी एजेंसीज का है। जैसे डिपार्टमेंट, जैसे यूपीएससी, आपने बहुत सही कहा, यूपीएससी है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है, ग्रीवांस रिड्रेसल है, ये सब ऑक्सिलरी एजेंसी है सरकार की। ये क्या करती है? सरकार में नियुक्ति करने में अधिकारियों को नियुक्त करती है, उनकी वैकेंसी निकालती है, स्टाफ कमी न पड़े, झाड़ू पोछा से लेकर और स्टाफ करने तक का काम स्टाफ एजेंसी की ऑक्सिलरी एजेंसी करती है। स्टाफ 3 तरह के, जनरल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, ऑक्सिलरी स्टाफ, लाइन एजेंसी। स्टाफ एजेंसी में प्राइमरी फंक्शन कौन करेगा? एक बार सब कमेंट बॉक्स में कहो, प्राइमरी फंक्शन कौन करेगा? लाइन एजेंसी करेगा। बहुत सही। रेखा, अमिताभ जी वाली रेखा। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना था लाइन, ये याद रखना था लाइन। भैया हाँ, एक चीज पूछनी थी कि जैसे इंडिया में अभी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब इतना रिफाइंड नहीं है। जैसे अभी पिछले में आपने बताया था रिक्स का मॉडल कि प्रिज्मेटिक है, मतलब वो रूल्स और वो सब चीजें फॉर्मेलिटीज तो बहुत कुछ है पर वो ऑन पेपर है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में भी वही देखने को मिलता है कि बहुत क्लियर डिमार्केशन नहीं है लाइन या स्टाफ एजेंसी में, कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग देखो ऑफ पावर्स भी तो है। ऐसा है, ये प्रिंसिपल है एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें जब ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांत बता रहे थे, मुने और रिले बता रहे थे, उन्होंने लाइन और स्टाफ को मान लो कि बताया कि 2 एजेंसी होती है। हाँ, एक स्टाफ, एक जो एजेंसी है वो मदद करेगी प्राइमरी फंक्शन को करने वाली एजेंसी को। अब भारत के संदर्भ में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। एग्जैक्टली यू कैन नॉट टेल व्हिच एजेंसी वर्क्स एज व्हाट, बिकॉज डेफिनेटली वो प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंदर भी प्रॉब्लम है। भारत के अंदर एग्जाम्पल के लिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी बुक आपको मिलेगी उसमें पीएमओ, नीति आयोग, कैबिनेट सेक्रेटरिएट, ये सब कुछ एग्जाम्पल स्टाफ एजेंसी के अंदर दिए हुए हैं। एग्जाम में भी यही पूछते हैं। एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन शायद बहुत मुश्किल है। ठीक है जी भैया, क्योंकि जो स्टाफ एजेंसीज है वो कहीं ना कहीं अथॉरिटी का भी एक्सरसाइज करती हैं और कहीं कहीं पे लाइन एजेंसी भी एडवाइजरी बॉडी का काम करने लगती है, तो वो ओवरलैपिंग कहीं ना कहीं दिखती है देखो, जैसे इंडियन पूछा भारत में एडमिनिस्ट्रेटिव जिला सिस्टम में। कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास बहुत ज्यादा प्लानिंग की भी पावर होती है, मतलब वो डायरेक्ट जो है उसके पास ऑथोरिटी होती है, डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव है वो, है ना। इसके साथ उसके पास क्या चीज है, कुछ जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए वो बैकग्राउंड के रूप में भी काम करता है। जी भैया, ठीक है। स्टाफ एजेंसी सपोर्टिव कैपेसिटी में रहती है। जो स्टाफ एजेंसी, रामचरण वो कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। स्टाफ एजेंसी सपोर्टिव कैपेसिटी में है, लाइन एजेंसी मेन फंक्शन करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव को स्टाफ एजेंसी मदद करती है, और पार्लियामेंट जैसे है। अब आते हैं इस पे, क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल स्कूल या फिर साइंटिफिक स्कूल। किसने सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया इन लोगों की? जम की जो है, जम के एकदम कहा एक भाई गलत हो तुम लोग। साइमन ने, कभी भी यार क्या लिखोगे? साइमन ने कहा प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, कहावत है, इसे होना जाना कुछ नहीं है। साइमन और मार्क्स कहता है ये मशीन मॉडल है, मनुष्य को मशीन बना दिए हो, है ना। एक इधर एक थोड़ा सा छोटा सा थ्योरी है, ये बाद में वैसे पढ़ना था, मैं बता देता हूँ। मैरी पार्कर फोलेट की
कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। ये कहती है कि जो संगठन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है वो जरूरी होता है और कंस्ट्रक्टिव होता है, ऐसा वो बताती है। और कहती है इंटीग्रेशन मॉडल, समन्वय अपनाना चाहिए जब भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है। ये 3 तरह की उपाय बताती है जब भी संगठन के अंदर युद्ध होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है लोगों का, तो 3 तरीके से उसका सोल्यूशन निकलता है। पहला होता है डोमिनेशन। डोमिनेशन में एक पक्ष को जिता दो, दूसरे को हरा दो, कहो कि भाई तुम सही हो तुम गलत हो, ये यानी एक का जीत हो गया, वो डोमिनेंट हो गया। कहा कि मैरी पार्कर फोलेट ने कहा कि ये सही नहीं है। दूसरा प्रिंसिपल है कंप्रोमाइज, लेन देन करके दोनों को खुश कर दो, दोनों को बुझाए रहे, तुम भी कुछ उसको कुछ मत कहो, तुम उसको कुछ मत कहो, तुमको ये कर देंगे, तुमको ये कर देंगे। इसमें भी लेकिन आदमी संतुष्ट नहीं होता है ना। थोड़े देर के लिए तो वो मान जाएगा, कंप्रोमाइज कर लेगा, लेकिन उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है उसको, लेकिन चाहे ना तो वो जीतता है ना हारता है, संतुष्ट कैसे रहेगा। तो मैरी पार्कर फोलेट ने कहा ये दोनों ही गलत सिस्टम है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। समन्वय होना चाहिए, इंटीग्रेशन का मॉडल दिया, यानी कि दोनों के हितों को ऐसे जोड़ दो, इंटीग्रेट कर दो कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लिया जाए। ये मैरी पार्कर फोलेट ने क्या दिया है, संगठन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की थ्योरी दी है। सबसे बेस्ट क्या बताया, इंटीग्रेशन। खराब किसको बताया, डोमिनेशन को और कंप्रोमाइज को। अब जो हेनरी फेयोल से लेकर गुलिक और मूने एंड रिले तक के प्रिंसिपल्स को पढ़े हैं, उसमें से कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको विस्तार से कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल है हायरार्की। हायरार्की यानी क्या है, संगठन के अंदर पद सोपान होना चाहिए। कौन बड़ा है, पद सोपान होना चाहिए। हाँ जी, यानी ऊपर का अधिकारी कौन है, नीचे का अधिकारी कौन है, इसके बीच एक डिफरेंशिएशन होना चाहिए। मूने और रिले ने इसे स्केलर प्रोसेस कहा है, हायरार्की को। ठीक है, स्केलर प्रक्रिया किसने कहा, मूने और रिले ने। हायरार्की के लिए हेनरी फेयोल ने एक थ्योरी दिया जिसका थ्योरी का नाम है गैंग प्लैंक। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, गैंग प्लैंक थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो वो पद सोपान यानी हायरार्की से रिलेटेड है। और ये थ्योरी हेनरी फेयोल का क्या है, हेनरी फेयोल कहता है अगर ए से एफ तक और ए से ओ तक, जो आप देख रहे हैं ये ए हायर ऑथोरिटी है और 2 तरह की ब्रांच है किसी संगठन के अंदर। अगर मान लो ई वाले अधिकारी को ओ वाले से कुछ बात करनी है, ई वाले अधिकारी का ओ वाले अधिकारी से कोई काम पड़ रहा है, ठीक है, तो संगठन की स्केलर चेन कहती है, हायरार्की चेन कहती है कि ई वाले को पहले डी को बताना चाहिए, डी वाले सी को बताएंगे, सी वाले बी को, बी वाले ए को, ए वाले एल को, एल वाले एम को, एन वाले एन को और एन वाले ओ को। ठीक है, हेनरी फेयोल कहते हैं गैंग प्लैंक थ्योरी है कि अगर ई और ओ को बातचीत करनी है तो अगर डी और एन सहमत हो जाते हैं, डी और एन के बीच बातचीत हो जाती है कि भाई ई और ओ को करने दो मिलके काम, तो किया जा सकता है। इसको लेवल जंपिंग भी कहते हैं। आपको इतना प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका हायर जो ऑथोरिटी है, जस्ट हायर जो है, वो अगर आपको मान लेता है कि आप नीचे वाले अधिकारी आप दोनों जो है अलग अलग चेन में वो बात कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। यानी इसमें हायर ऑथोरिटी, जस्ट हायर जो है उसका सिर्फ डिसीजन चाहिए, उस पूरे हायरार्की प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस हेनरी फेयोल ने दिया। पद सोपान को मूने और रिले ने स्केलर प्रोसेस कहा है। दूसरा है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल में है कि कितने ऐसे लोग हैं जो एक मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, या एक मैनेजर कितने लोगों को अपने अंदर रख सकता है कंट्रोल में एक समय पे। ठीक है, कम लोगों को रखेगा यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल कम है, ज्यादा लोगों को रख रहा है यानी स्पैन ऑफ कंट्रोल मैनेजर का ज्यादा है। ठीक है, इसमें कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है, नियंत्रण की अवधि है, वो बढ़ेगी या कम होगी। कैपेसिटी ऑफ सुपीरियर, जो मैनेजर है उसकी बड़ा कैपेसिटी, ऑर्गेनाइजेशन स्किल बहुत अच्छा है, वो एक साथ बहुत लोगों को रख सकता है अपने साथ, अपनी स्किल उसकी अच्छी है, तो वो ज्यादा जनरली स्पैन ऑफ कंट्रोल ऐसे मैनेजर ऐसे कंपनी में ज्यादा होगा। कैपेसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट भी बहुत ज्यादा समझदार हैं, वो एक बार जो कहा जाता है वो कर लेते हैं, तो मैनेजर को ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ती है। ऐसे में
सबऑर्डिनेट की कैपेसिटी अगर अच्छी है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होगा। नेचर ऑफ वर्क, अगर सारे जो आपके अंदर काम करने वाले लोग हैं एक ही काम कर रहे हैं, एक ही तरह का काम कर रहे हैं, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा होगा। अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं तो आप कम ही लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि हर काम में आपको घुसना पड़ेगा। कम्युनिकेशन की टेक्निक मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच कैसी है ये भी डिटरमाइन करती है। जो बातचीत है कैसी है, रिश्ते कैसे हैं, ये भी बहुत मैटर करती है कि आपका एक नियंत्रण कितना ज्यादा होगा, किसी मैनेजर का कितने कर्मचारी पे नियंत्रण होगा। डिसेंट्रलाइजेशन है, प्लानिंग और स्टाफ असिस्ट आपको कैसे कर रहे हैं, ये सब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्पैन ऑफ कंट्रोल को, नियंत्रण की अवधि को कंट्रोल करते हैं। हायरार्की के साथ क्या संबंध है, इसका पदानुक्रम के साथ क्या संबंध है स्पैन ऑफ कंट्रोल का। कहता है डिमॉक कहता है कि ऐसे संगठन जिसका स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की अवधि बड़ी होगी, उसकी हायरार्की लेवल कम होगी कंपेयर टू ऐसे जहां पे स्मॉलर सेम एम्प्लॉइज हैं स्मॉलर स्पैन ऑफ कंट्रोल में। यानी कि जिस संगठन के अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हायरार्की लेवल कम हो जाएगा, स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा है। तो इसको कौन बताना चाहेगा, एक्सप्लेन करेगा या मैं बता दूं। स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा है यानी एक ही आदमी तो बहुतों को नियंत्रण कर रहा है, और जब बहुतों को वो कर रहा है तो हायरार्की थोड़ी बढ़ेगी। एक ही मैनेजर सारे काम को खुद कर ले रहा है, यानी एक हायरार्की, एक मैनेजर है और दूसरा बाकी सब है। समझ रहे हैं। ग्रैकुनस फॉर्मूला ये पूछा जाएगा किस चीज के लिए है। ये ग्रैकुनस ने बताया कि संगठन के जो संबंध होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में ये बताया है कि एक मैनेजर कितने रिलेशनशिप को एक समय पे मेंटेन कर सकता है। वो कहता है कि जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो सिर्फ कितने सबऑर्डिनेट हैं ये सिर्फ नहीं डिटरमाइन करती है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की अवधि इस बात पे भी निर्भर करती है कि जितने लोग हैं उससे जितने संबंध बने हैं, अधीनस्थों की जो संख्या है उससे निर्मित संबंध उसका निर्धारण करते हैं। जैसे इसने एग्जांपल दिया कि एक ए है और एक मैनेजर है, दो कर्मचारी हैं बी और सी। कितने रिलेशनशिप होंगे, एक ए का बी से और ए का सी से। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा, यानी बी का सी से हो सकता है या सी का बी से हो सकता है। तो इसमें कहा कि जैसे जैसे सबऑर्डिनेट बढ़ते हैं अरिथमेटिकली, मान लो कि दो सबऑर्डिनेट बढ़ते हैं, एक मैनेजर दो और कर्मचारियों को अपने अंदर रखता है नियंत्रण में, लेकिन रिश्तों की संख्या दो नहीं होगी। रिश्तों की संख्या बड़ा भयानक वृद्धि हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो जाएगी, अरिथमेटिक इंक्रीज नहीं होगी। आपके होमवर्क में मैं ये दे रहा हूं कि आप ये बताना कि जब 4 सबऑर्डिनेट बढ़ेंगे तो कितने रिलेशनशिप फॉर्म होंगे, 2 अधिकारी होंगे कितने रिलेशनशिप फॉर्म करेंगे, अगर एक सबऑर्डिनेट बढ़ता है तो कितने नए रिलेशनशिप फॉर्म होंगे। ये होमवर्क है, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हम लोग कल मॉर्निंग क्लास कल जब क्लास स्टार्ट होगा तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ग्रैकुनस फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट आपके अंदर जो लोग हैं वो अगर 1-2 की संख्या में बढ़ते हैं, लेकिन रिश्ते कैसे बढ़ जाते हैं, स्क्वायर की संख्या में बढ़ जाते हैं। 2 लोग हैं, इधर 6-7-15 लोग बढ़ सकते हैं, रिश्ते 15 हो जाएंगे 2 ही लोग के अंदर। ऐसा ग्रैकुनस एक फॉर्मूला देता है। अब है यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता होनी चाहिए। आदेश कौन देगा ये निश्चित होना चाहिए। हर आदमी को एक ही उसका सुपीरियर आदेश दे, सब देने लगेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। टेलर कहता है कि नहीं, टेलर के प्रिंसिपल में क्या पढ़े, कितने आदमी आदेश दे सकते हैं, 8 सुपरवाइजर हो सकते हैं। जबकि हेनरी फेयोल कहता है सिर्फ एक सुपीरियर चाहिए, एक सुपीरियर होना चाहिए, आदेश देने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। और फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर कहता है कि 8 लोग होने चाहिए। एक आदमी को कितने लोग आदेश दे सकते हैं, 8। फेयोल कितना देता है, फेयोल कहता है 1।
कोऑर्डिनेशन, आपस में समन्वय संगठन के अंदर होना चाहिए। मूने ने कहा कि किसी भी संगठन का यह पहला सिद्धांत है कि समन्वय होना चाहिए। यह स्टेटमेंट आता है, किसने कहा कि समन्वय पहला सिद्धांत है संगठन का? मूने। अब है मानव संबंध के स्कूल। अब अभी तक जो पढ़ा, साइंटिफिक स्कूल पढ़ा, टेलर को पढ़ा, क्लासिकल स्कूल को पढ़ा, इन लोगों में बड़ा जो है सिद्धांतों को बड़ा बल दिया गया था। लेकिन जब इल्टन मायो आते हैं और वो एक्सपेरिमेंट करते हैं वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में और बताते हैं कि मानव का व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए, 1930s में ये स्टार्ट होता है मानव संबंध स्कूल। ये किताब लिखते हैं मायो, एल्टन मायो की 3 किताब बहुत प्रमुख है, तीनों किताब बहुत सेम है अगर आप इसको डिकोड करें। पहली किताब है ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। दूसरी किताब इनकी आई सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, और तीसरी आई द पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन सेम रहेगा, ह्यूमन प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम और पॉलिटिकल प्रॉब्लम नाम की 3 किताब एल्टन मायो ने लिखा है। ऑथर एक्सपेरिमेंट किस कंपनी में हुआ, किस अवधि में हुआ, क्या रिजल्ट है, किसने किया, ये आपको पता है, लेकिन किस स्कूल ने कराया? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने इसको करवाया था, ये याद रखिएगा, मे बी एग्जामिनेशन में पूछते। इस पूरे मानव संबंध स्कूल के अंदर मानव का सबसे पहले अध्ययन होता है, उसके स्वभाव का, उसके व्यवहार का, उसके सुख दुख का अध्ययन होता है। इनफॉर्मल, अनौपचारिक संगठन की बात होती है। अभी तक हमने औपचारिक संगठन के सिद्धांत और नियमों में अपने आप को समझा है। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर का कैसा रिलेशनशिप है किससे? बॉस से। वर्कर का वर्कर से कैसा रिलेशनशिप है, इन सबको पढ़ेंगे ह्यूमन रिलेशन स्कूल में। इसके साथ पार्टिसिपेटरी अप्रोच होना चाहिए। इसमें क्या कहता है? सब पार्टिसिपेट करें, किसमें? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब आते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, आप लोगों से पूछूंगा मैं पहले। तो सबसे पहले डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में बताएंगे आयुषी। क्वेश्चन इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है? शिल्पा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है? अन्नू, Bhaiya, if we literally look at the word delegated, with the word delegated, we come to know that when we assign a certain kind of work to someone else with the authority that we have, that's called delegation. So, delegated legislation means when any government authority passes on, and for instance, they kind of with their authority they give the other person the authority to do the legislative work. हिंदी में प्रत्यायोजित विधान। It may be done by it may be done by the act of parliament or other ways, the process of delegation. ठीक है, शुभम, प्रत्यायोजित विधान क्या है? लिप्त सरनी, नेहा राय,
मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? वो लॉज कार्यपालिका बनाए जाते हैं अपने लिए। इसका आंसर आनंद बताएंगे। हाँ भैया, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर्टिकुलरली लेजिस्लेटिव वर्क जो है वो पार्लियामेंट को इंश्योर की जाती है, या किसी लेजिस्लेटर को स्टेट लेजिस्लेटर या पार्लियामेंट को इंश्योर की जाती है। लेकिन जो बेसिकली एक ही सिंगल इंस्टीट्यूट अगर बहुत सारे लॉज को बनाएगा या लेजिस्लेट करेगा बहुत सारे इश्यूज पे, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो फिर इसलिए ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंसेप्ट लाया गया, जिसमें कि जो लेजिस्लेटिव पावर है वो वेस्ट की जाती है अपने से लोअर रैंक के किसी अथॉरिटी में। अगर हम बस पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट अपनी शक्ति जो है किसी और अगर हम अपने यूनिवर्सिटी एक्ट बनाना, पावर है अपॉइंटमेंट की या सिलेबस फ्रेमिंग की, वो धीरे धीरे डेलीगेट की गई किसी और अथॉरिटी को। हमारे बीएचयू की बात करें तो बीएचयू वाइस चांसलर के पास सारी पावर है, लेकिन फिर जब वो डीन को पावर डेलीगेट करता है कि आप अपने डिपार्टमेंट के चीजों को मैनेज करिए, तो वो एक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पार्ट है। इट कैन बी यूज्ड इन बोथ इन लेजिस्लेटिव वर्क एंड इन एग्जीक्यूटिव वर्क, एंड बेसिकली दिस इज डन टू इंश्योर दैट टाइम कंजम्पशन इज रिड्यूस्ड और रिसोर्सेस का बेटर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। और जो लोग हैं, जो अलग अलग लेवल पे लोग हैं, क्योंकि बेसिकली अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जैसे अभी हम इसी एपिडेमिक एक्ट में देख लें, तो जो एपिडेमिक एक्ट अभी इन्वोक हुआ है कोरोना वायरस के टाइम में, तो हमारा जो एमएचए का जो गाइडलाइन आता है, वो जो पावर है डेलीगेट करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सबसे बेहतर तरीके से अपने क्षेत्र की समस्या को जान पा रहा होगा, तो वो वहाँ पे जो है और अच्छा लॉकडाउन जो है, या स्टेट को करता है सेंटर डेलीगेट, और स्टेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डेलीगेट करता है कि आप अपने हिसाब से जो आपको ज्यादा सही लगे इस गाइडलाइन के अंतर्गत आप अपना एग्जीक्यूट करिए कानून को। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अपने से नीचे रैंक वाले अथॉरिटी को अपनी शक्ति देना कि आप इस गाइडलाइन पे आप इस कानून का क्रियान्वयन करें, वो पार्लियामेंट से भी होता है और वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी दोनों तरफ से होती है। ये वाली काम पार्लियामेंट से इसलिए होता है क्योंकि हम अगर यूनिवर्सिटी का एक्ट देखें तो दैट अमाउंट्स टू अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। जब पार्लियामेंट ने, चाहे बीएचयू एक्ट बना हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास होता है, तो वो जो काफी सारी शक्तियां हैं ऑटोनोमस बनाने के लिए वो पास ऑन करती है। जैसे यूजीसी का फॉर्मेशन भी हम एक तरीके से देख सकते हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के पार्ट में आती है। कुछ इसका डिमेरिट है, डिसएडवांटेज है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का? हाँ भैया, डिसएडवांटेज ये है कि जैसे कि अगर हम यूजीसी का ही देख लें तो यूजीसी इज नॉट एन इलेक्टेड बॉडी। व्हेन वी चूज आवर एमपी एंड दे गो टू पार्लियामेंट, दे आर इन आईज ऑफ पब्लिक। उनकी स्क्रूटनी होती है, उनके कार्यों की समीक्षा होती है, उनके कार्यों का ऑडिट होता है। लेकिन फिर जब हम यूजीसी की बात करते हैं तो लेजिस्लेशन को चूंकि डेलीगेट करके वहां पे डेलीगेट करके दे दिया गया है किसी और को, तो वो जो है यूजीसी की अकाउंटेबिलिटी जो है जनरल पब्लिक के लिए कम हो जाती है। इनफैक्ट स्टूडेंट जो ही है वो यूजीसी को क्वेश्चन नहीं कर पाता, यूजीसी क्या करता है, वो ओपैक सिस्टम है। लेकिन अगर यही काम पार्लियामेंट करती तो वो बेहतर तरीके से होती। तो डिमेरिट एक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है, और जो लोगों को पावर वेस्ट की जाती है, जनरल पब्लिक को पता भी नहीं चलता है कि जो लोअर रैंक के अथॉरिटी है उनको ये पावर वेस्ट की गई है हायर रैंक के अथॉरिटी के द्वारा बाय मीन्स ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन और एग्जीक्यूटिव एक्शन। अच्छा, अब अनुश्रेया है यहाँ पे? प्राची, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है, क्या एडवांटेज है? एडवांटेज कौन बताना चाहता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के? कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप करो। मैं बताऊं भैया? हाँ प्राची बताओ। भैया पहली बात तो ये कि इसका पर्पस ही होता है, काफी टाइम सेव होता है और काफी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इससे। और ये भी होता है कि पार्लियामेंट, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव में देखें, देन पार्लियामेंट इज ऑलवेज नॉट इन सेशन, तो एक एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि काम नहीं रुकता है। और ये इट इज ऑल्सो अ सोल्यूशन इन द केस ऑफ इमरजेंसीज when there are no alternate solutions for that, या कोई और तरीका नहीं होता है। अभी ले लीजिए पैंडेमिक का आनंद ने बात किया, पैंडेमिक, वॉर, हाँ, इन सब चीजों में। हाँ,
और इसकी क्रिटिसिज्म भी काफी है, जैसे कि कहते हैं कि जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के इनैक्टमेंट से एग्जीक्यूटिव काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, वो देयर आर चांसेस एंड पॉसिबिलिटीज दैट ही माइट एनक्रोच अपॉन दी लेजिस्लेटिव पावर्स, जो शायद डोमेन ऑफ लेजिस्लेचर में आते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस बना के वो उसके पावर्स पे भी एनक्रोच करता है। और देयर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ फॉर द पॉलिटिकल गेन्स, कि शॉर्ट टर्म के लिए किसी पार्टी, रूलिंग पार्टी को अपने फेवर में, अपने बेनिफिट्स के लिए वो लेजिस्लेशन से डेलीगेट करते हैं। और जो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है डिस्कशन और डिबेट, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं लैक करता है, कि डिस्कशन नहीं हो पाता लॉ मेकिंग के पहले। ठीक है, ओके। भारत के संविधान के अंदर कौन से वो आर्टिकल्स हैं जिसके आधार पे लेजिस्लेटिव पावर्स पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स को मिले हैं? आर्टिकल 77 से Types in comment box. It was not 77. Through which article of Indian Constitution legislative power was given to Parliament and state legislature respectively? कमेंट बॉक्स में लिखो तो लेजिस्लेचर पावर जो पार्लियामेंट को दिया गया है, जैसे अमेरिका के अंदर आर्टिकल 1, 2, 3 सीधे बोल देता है लेजिस्लेटिव पावर कांग्रेस में, एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में, जुडिशरी पावर सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे भारत के अंदर कौन से आर्टिकल है जब लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट को दिया गया है? 245 पढ़ा है कुछ? और स्टेट लेजिस्लेचर 246। अगर इस पावर को डेलीगेट करेंगे एग्जीक्यूटिव को, क्या होता है कि जैसा कि एडवांटेज डिसएडवांटेज बताया गया, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, डेलीगेट मतलब प्रत्यारोपण, अपनी शक्तियों का प्रत्यारोपण। जनरली विधायिका जो होती है लेजिस्लेचर, वो अपनी शक्तियों का क्या करती है, स्थानांतरण कर देती है, ट्रांसफर कर देती है किसी दूसरे अंग के, सरकार के दूसरे अंग को या किसी और दूसरे डिपार्टमेंट को कि आप बनाओ। जनरली जो पार्लियामेंट के अंदर कानून बनता है वह एक मोरलेस एक छोटा सा ड्राफ्ट होता है, पास कर दिया जाता है। उसकी सारी टेक्निकलिटीज सब कुछ कौन बनाते हैं? जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो बनाते हैं। तो एक तरीके का ये भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के ही तरह होता है, जहाँ पार्लियामेंट अपने टाइम को बचाने के लिए और अपने स्पेशलिटी, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन जो हमारे यहाँ हैं वो क्या है, स्पेशलाइज तो होते नहीं है किसी एक विषय के, तो उनको भेज देते हैं ब्यूरोक्रेसी के पास। जो स्पेशलाइज लोग होते हैं उसके ड्राफ्ट को अच्छे से पढ़ के वो एक एक क्लाउज अच्छे से बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव भी क्या करता है, लेजिस्लेचर का काम करता है। पार्लियामेंट्री जो पॉलिसी मेकिंग है, लॉ मेकिंग है, उसमें असिस्ट करता है लेजिस्लेचर का। इसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। लॉर्ड हीवर्थ ने इसे क्या कहा था, न्यू डेस्पोटिज्म। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के लिए लॉर्ड हीवर्थ ने क्या कहा था, एक तरीके की नवनिरंकुशवाद है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछने वाले हैं, इसमें से क्वेश्चन यही पूछेंगे, लॉर्ड हीवर्थ का स्टेटमेंट। पार्लियामेंट को टाइम देता है, वार और अनसीन जो सर्कमस्टेंसेस होता है उसमें तुरंत एग्जीक्यूटिव एक्ट करता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किस तरीके से काम करना है, तो इसीलिए इस तरीके की ऑटोनॉमी वो देता है। अब है एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। इसी में विटलेइज्म पूछेगा आपको। विटलेइज्म क्या है? तो विटलेइज्म जो है एक काउंसिल का नाम है जो नियोक्ता और कर्मचारी के संबंधों को ठीक करने के लिए, अच्छा करने के लिए बना था, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए बना था। ये जो विटले थे ये हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर थे। वंस ए स्पीकर ऑलवेज ए स्पीकर। उसके कान होते हैं, क्या होते हैं, आंख होते हैं, जीवा नहीं होती। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर 1970 में विटले कमीशन गठन हुआ इनके नेतृत्व में, और इन्होंने एक जो रिपोर्ट में इन्होंने सुझाव दिया वो कहा कि ज्वाइंट इंडस्ट्रियल काउंसिल होना चाहिए हर संगठन के अंदर, जितने भी इंडस्ट्री है उसके अंदर, जहां पे नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के बराबर संख्या में अधिकारी, मतलब जो कर्मचारी हैं और जो मालिक हैं, दोनों के बराबर संख्या में लोग उस काउंसिल में बैठे और बातचीत से सारे समस्याओं को हल निकाले। क्योंकि स्ट्राइक, पिकेटिंग ये सब एक अच्छा मेथड नहीं है, बातचीत से हल हो सकती है।
हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर विटले ने के नाम ब्रिटेन में ये विटले काउंसिल आई। दुनिया भर में इस विटले काउंसिल का बहुत समर्थन हुआ और हर देश ने विटले कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे अपने अपने जगह पे विटलेइज्म की जो सिद्धांत है कि बराबर बराबर की संख्या में आप एम्प्लॉय और एम्प्लॉइज को बैठा के सुचारू ढंग से डिसीजन मेकिंग में सहयोग करने के लिए कहिए, वैसा शुरू होता है। भारत के अंदर भी स्वतंत्रता से पूर्व में कर्मचारियों के लिए कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, उनकी शिकायत समस्या कोई नहीं सुनती थी। सबसे पहला फर्स्ट पे कमीशन जब आया 1946 में इंडिया में, तब उसके द्वारा थोड़ा सा प्रयास किया गया। फिर इसी की सिफारिशों पे होम मिनिस्ट्री ने 1954 में एक स्टाफ कमेटी की घोषणा की। बाद में यही स्टाफ कमेटी 1967 में स्टाफ काउंसिल बनता है। ये क्वेश्चन सब पूछेगा बीएचयू में। फर्स्ट पे कमीशन 1946, 1954 स्टाफ कमेटी, इसी का नाम 1967 में बदल के स्टाफ काउंसिल किया गया। 1966 में सेकेंड वेतन आयोग, द्वितीय वेतन आयोग, सेकेंड पे कमीशन आया। सेकेंड पे कमीशन के आधार पे ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एंड कंपल्सरी आर्बिट्रेशन नाम की संगठन जो है परामर्शी तंत्र, संयुक्त परामर्शी तंत्र एवं अनिवार्य मध्यस्थता स्कीम लागू की गई। कब कर की गई? एग्जाम में बीएचयू में क्वेश्चन आया है। ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एंड कंपल्सरी आर्बिट्रेशन कब बनी? 1966 के रिपोर्ट के आधार पे। 1967 में स्टाफ काउंसिल, स्टाफ जो कमिटी थी स्टाफ काउंसिल हो गई 1967 में। एलडी वाइट कहते हैं कि लोकसभा में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वो विटले परिषद की गठन हुई है। विटले कमीशन के आने से बहुत बड़ा क्रांतिकारी ये हो गया, परिवर्तन हो गया नियोक्ता और कर्मचारी के संबंधों में। अब दोनों एक जगह बैठ के अपनी समस्याओं और अपने पक्षों को वो रख सकते